नमस्कार श्रोताओं। साहित्यिकी कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है पुस्तक समीक्षा। आज की पुस्तक है आत्मारंजन का काव्य संग्रह जीने के लिए जमीन। इसकी समीक्षा की है वरिष्ठ लेखक और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी श्री के.आर. भारती जी ने। श्री भारती जी हिंदी और अंग्रेजी में अनेक पुस्तकों के लेखक हैं तथा प्रशासन के अनेक उच्च पदों पर रहते हुए भी स्वच्छवि के प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। सौम्य, विनम्र और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व के मालिक श्री के.आर. भारती जी की पुस्तक समीक्षा आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। रंजन से ज्यादा चिंतन की कविताएं हैं आत्मा रंजन के काव्य संग्रह जीने के लिए जमीन की कविताएं। शिमला जिले के चनारड़ी धामी गांव के रहने वाले और हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग में हिंदी के वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर कार्यरत आत्मा रंजन हिमाचल प्रदेश के प्रख्यात हिंदी कवि हैं, जो देश भर की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में निरंतर छप रहे हैं। 2011 में प्रकाशित इनके प्रथम काव्य संग्रह पगडंडिया गवाह है ने काव्य जगत में काफी सुर्खियां बटोरी। इस संग्रह की कविताओं के अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, गुजराती और बंगला इत्यादि कई भाषाओं में अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। रंजन जी को अपने काव्य कौशल के लिए युवा शिखर सम्मान, सृजन लोक कविता, ओकार्ड सम्मान और नवल प्रयास आदि कई सम्मानों से नवाजा गया है। जीने के लिए जमीन रंजन जी का दूसरा काव्य संग्रह है, जो वर्ष 2022 में अंतिका प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ है। इस संग्रह में विभिन्न विषयों पर सारगर्भित 58 कविताएं सम्मिलित की गई हैं। काव्य संग्रह का शीर्षक जीने के लिए जमीन 21वीं कविता मिले सबको से लिया गया लगता है, जो अपने में ये मंगल कामना लिए हुए हैं कि जीवन में सभी जनों को आगे बढ़ने के लिए अवसर प्राप्त हो, सबको अपने अपने हिस्से की जमीन, हवा और आसमान मिले। इस संग्रह की प्रथम कविता है संभावनाएं, जो ये कहने का प्रयास कर रही है कि प्रत्येक व्यक्ति में बड़ा बनने की संभावनाएं सदैव विद्यमान रहती है, बशर्ते उसके लिए सार्थक प्रयास किए जाए। जैसे बीज में पेड़ और अंडे में पक्षी बनने की संभावनाएं होती है, वैसे ही मनुष्य में महान बनने की संभावनाएं प्रबल होती है। इन संभावनाओं को तलाशा ही जाना चाहिए। कविता की पंक्तियां स्वतः स्पष्ट है। देखी जाएंगी तभी बच पाएंगी संभावनाएं, जैसे अंडे के भीतर रहती है आकाश व्यापी उड़ान, जैसे बीज के भीतर रहता है छतनार वट वृक्ष। संग्रह की कविता घर ही है। घर में जलने वाली आग को बाहर की आगों से भिन्न करते हुए कहती है कि घर की आग से बदबू नहीं, खुशबू आती है। खुशबू कुछ पकने की। घर की आग खाना पकाने के साथ साथ पारिवारिक संबंधों को भी पकाती रहती है। चूल्हे के इर्द गिर्द बैठकर एक साथ खाने, बतियाने और समस्याओं को निपटाने की परंपरा रही है। छोटी सी ये कविता बड़ी बात कुछ यूं कह जाती है। वो घर ही है जहां इतनी आग होती है, लगातार जलती हुई और जलने की नहीं, पकने की गंध आती है। तासीर कविता में कवि आत्मा रंजन मिट्टी की तासीर में माँ की तासीर ढूंढते हैं। जैसे माँ हर खरे बुरे समय में अपने बच्चों के साथ खड़ी रहती है, वैसे ही मिट्टी के घर सर्दियों में गर्माहट तो सर्दियों में ठंडक का एहसास कराते हैं। बावड़ी भी जाड़ों में गुनगुना तो गर्मियों में शीतल जल प्रदान करती है। जीवन की मायूसी में हल्की सी थपकी एक बड़ा सहारा बन जाती है। कठिनाइयों से जूझने की ताकत दी जाती है। यही जीवन दर्शन मिलता है आत्मा रंजन की थपकी कविता से। माँ की प्यार भरी थपकी या बड़ी बहन का कोमल स्पर्श मुसीबत के समय
ढाल का काम करता है। ये थपकी यानी हौसला हम अपने अंदर भी ढूंढ सकते हैं। आत्मबल तो सबसे बड़ा बल होता है। संग्रह की कविता जड़ें मात्र जड़ों की बनावट के ऊपर आख्यान नहीं, बल्कि जड़ों के माध्यम से एक जीवन दर्शन देने का सफल प्रयास है। जड़ें पेड़ के जीवन का आधार है, पर उन्हें इसका अभिमान नहीं, मात्र अपने कर्तव्य का भान है। वे अपने कोमल पोरों से सख्त जमीन कुरेद कुरेद कर पानी और खनिज पेड़ पौधों को चुपके से पहुंचाती रहती है, जिससे वे फूलते फलते हैं। मनुष्य की सफलता के पीछे भी कई ऐसे हाथ होते हैं जो अपनी नेकी का बखान नहीं करते, लेकिन हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ना ही उनकी भलमनसाहत का अनुचित लाभ उठाना चाहिए। कविता की एक वानगी देखिए। इतनी खामोश रही वे, इतने स्थिर और अविचल कि चेतना की जननी होते हुए भी कहलाई और मान ली गई जड़। जड़ता का प्रतीक और पर्याय ठीक नहीं, इतनी भी भलमनसाहत। संग्रह की ये हाथ और जो उठाए हुए हैं आपका बोझ कविताएं मेहनतकश यानी मजदूर को समर्पित है। कवि कहता है कि मजदूर के बदरंग और खुरदरे हाथों पर न जाइए, उनकी मेहनत देखिए। उन्हीं के बलबूते तो हमारे महल है, रेल मार्ग हैं, सड़कें हैं, फसलें हैं, बाग बगीचे हैं। हमारा विकास, हमारा ऐशो आराम उनके पसीने पर निर्भर है। कविता की एक एक वानगी देखिए। ऐसे मत देखो भाई इन्हें, काले हैं बदरंग तो क्या, खुरदरे सख्त ये हाथ, तमाम सुंदर के सर्जक है। भिजी हुई है उनकी देह, झुकी हुई है रीढ़ की हड्डी, धौंकने की तरह चल रही है सांसें, आपके हिस्से का पसीना बह रहा है उसकी देह से। सूर्य नमस्कार कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जीवन में मात्र सूर्य नमस्कार करके ही सूर्य शुभ फल दे देगा, ऐसा सोचना व्यर्थ है। सूर्य भगवान तो पुरुषार्थ करने वालों को ही अपना अवदान देते हैं। सूर्य उस औरत पर ज्यादा मेहरबान होता है जो दिन रात मेहनत कर धान रोपती है, तभी तो वो धान की सुनहरी बालियों में स्वयं उतर आता है। धान की बालियों में सूर्य का उतरना एक सुंदर बिंब बन पड़ा है। घास नहीं छीली समाज में प्रचलित एक कहावत है, जिसका अर्थ होता है कोई मामूली या घटिया काम नहीं किया, परंतु कवि घास छीलने को मामूली या घटिया काम के बजाय एक महत्वपूर्ण काम मानता है। कवि कहता है कि घास का महत्व तो घसियारन या घास का इंतजार कर रही खूंटे से बंधी बछिया ही समझ सकती है। ये घास ही तो है जो पशुओं का चारा बन हमें दूध दही देती है। ना घास कमजोर है, ना घास काटना कोई मामूली काम। घास की साहसिकता और सामर्थ्य को दर्शाती कविता की ये पंक्तियां देखिए। जहां कुछ नहीं उगता, चट्टान के सख्त सीने पर भी उगाती है घास। बार बार कुचले जाने के खिलाफ उठ खड़े होने का नाम है घास। बच्चों के स्कूल के बस्ते का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जो बचपन हंसने खेलने में निकलना चाहिए, आज किताबों के बोझ तले कैसे दबा है का चिंतन रंजन जी ने अपनी लघु कविता स्कूल बस्ते में बखूबी किया है। नारी विधाता का सबसे सुंदर सृजन है, लेकिन इस पितृसत्तात्मक समाज में उसका तरह तरह से शोषण होता है। रोज रोज के अत्याचारों से भयभीत माँ पुत्री के जन्म पर उदास सी हो जाती है। इस भाव को आत्मरंजन अपनी कविता बहुत सुंदर में इस तरह प्रकट करते हैं। बहुत सुंदर एक औरत ने बहुत सुंदर दूसरी बच्ची को दिया है जन्म और हो गई है बहुत उदास। कहने को तो देश में कितने न्यायालय हैं, कितने ही केसों पर रोज सुनवाई होती है, कानूनी बहसें होती हैं, पर क्या कभी सही न्याय मिल पाता है? जो बहस में जीत जाता है न्यायालय बस उसका हो जाता है।
अदालतें कानूनी न्याय ही दे पाती है, नैतिक न्याय कभी नहीं। कवि आत्मरंजन की कोशिश इस सच्चाई को कुछ इस तरह से बयान कर रही है। कातर याचक सा निहारता बूढ़ा वकील को समझाने की कर रहा है कोशिश। वकील विनम्रता पूर्वक कर रहा है उसे समझाने की कोशिश। वकील कानून समझा रहा है और बूढ़ा दुख। हमारा देश विविधता का देश है और विविधता में हमारी एकता विशेषता रही है। सभी धर्म और जाति के लोग परस्पर प्रेम और सद्भाव का जीवन जीते हैं। कुछ लोग लेकिन इस सौहार्द को समय समय पर बिगाड़ने का काम करते। मंदिर मस्जिद तो कभी गिरजे गुरुद्वारे के नाम पर दंगे फसाद करवाते हैं, जिससे देश की चाल और ताल बिगड़ जाती है। सौभाग्य से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विषैली हवाओं में अमृत घोलते हैं, आपसी वैमनस्य को कम करने की कोशिश करते हैं। आत्मरंजन की कविता मैं सुन रहा हूँ। अयोध्या के साधु मानसदास की गजलें उन लोगों के साथ खड़ी हैं जो नफरत की जगह प्यार और सद्भाव के गीत गा रहे हैं। आत्मरंजन साधु मानवदास के मुंह से ये चेतावनी भी दिलवा रहे हैं। सुर नहीं तो असुर होगा, लय नहीं तो परलय होगा, आलाप नहीं तो विलाप होगा, ये पूरे भारत को समझना होगा। व्यवस्था में जो कुछ घट रहा है उससे आपकी सहमति भी हो सकती है और असहमति भी। अच्छी बात या सोच को सराहा जाना चाहिए, बुरी बात की भर्त्सना होनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जो राजे महाराजे अपनी खुशामद में घिरे रहे, उनके राज्य छिन्न भिन्न हो गए और वे समय समय पर उठते विरोध स्वरों को सुनते रहे और उनसे कुछ सीख लेते रहे। उनके राज्यों का दूर दूर तक विस्तार हुआ। कर्णधारों को चाहिए कि अपने निंदकों को अपने पास रखे और चाटुकारों को दूर। रंजन की कविता असहमति में यही भाव मुखरित होते हैं। बहुत कुछ कर रहे हैं स्मार्ट लोग और स्मार्ट लोगों के पास है स्मार्ट भाषा। कविताएं ऐसे लोगों का भांडा फोड़ती है जो बड़े बड़े धर्म कर्म दान पुण्य और समाज सेवा का मात्र ढोंग रचते हैं। वे शहद सनी भाषा में सामुदायिक सद्भाव सामाजिक समरसता की बातें करते हैं, परंतु असल में सामाजिक और सामुदायिक वैमनस्य फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे अपनी करिश्माई भाषा से हत्या को आत्महत्या सिद्ध कर सकते हैं और हिंसा और बलात्कार की अपनी ही कोई परिभाषा गढ़ सकते हैं। ये स्मार्ट लोग धर्म राजनीति फिल्म खेल जगत यानी कहीं भी हो सकते हैं। कविता की पंक्तियां स्पष्ट बयानी नजर कर रही है। बहुत कुछ कर सकते हैं स्मार्ट लोग। राजनीति फिल्मों खेलों से लेकर धर्म और अर्थ जगत तक मचाए हुए हैं धमाल। स्मार्ट लोगों के सफलता किस्सों से भरे पड़े हैं अखबारी पन्ने। ऐसी करिश्माई भाषा है उनके पास जो पूरी विश्वसनीयता के साथ क्रूरता की व्याख्या कर सकती है, सिद्धांतवादिता की तरह हिंसा की आस्था या भक्ति, निरशनता की वीरता की तरह कर सकती है व्याख्या। बड़े लोगों के लिए युद्ध कविता बड़े लोगों यानी राजनेताओं पर तंज कसते हुए कहती है, राजनेताओं के लिए उन्माद या नफरत का जहर फैलाना, यहाँ तक कि देशों के बीच युद्ध करवाना एक शुगल के समान होता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो कभी सामने से लड़ाई लड़नी नहीं होती है। उनके मंसूबे पूरे करने के लिए समाज के लोग लड़ते हैं। सरहदों पर सैनिक नेता तो कुर्सी और मेज पर बैठे कूटनीति के पेच लड़ाते हैं। गृह युद्ध हो या सीमा युद्ध, वे विनाश से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। जनता को उनकी कुटिल चालों को समझना ही होगा। महाविपता में लौटना कविता कोरोना जनित लॉकडाउन में रोजी रोटी छिनने पर मजदूरों की अपने घर वापसी के लिए सैकड़ों मील पैदल चलने की दुखद दास्तान है। मजदूर और किसान अपना और अपने परिवार का पेट पालने गांव से शहरों की ओर पलायन करते आए हैं।
लेकिन कोरोना की महामारी ने उन्हें विपरीत पलायन यानी शहर से गांव की ओर जाने के लिए बाध्य कर दिया। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाने की सुचारू व्यवस्था के बजाय उन्हें व्यवस्था द्वारा प्रताड़ित किया गया। कुछ लोग सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त हुए तो कुछ रेल मार्ग पर कुचले गए। मजदूरों की व्यवस्था की विफलता को साधते कविता की ये पंक्तियां देखिए। उमड़ता ये जन सैलाब, ना विरोध है ना विद्रोह, आदेशों के प्रति मगर एक अस्वीकार है। समझो इस सविनय अवज्ञा को, दुख के ऐसे ही अतिरेक में, दुख के ऐसे ही बुझ के बांधे आए थे वे शहर। काव्य संग्रह की जिद, डर व लिंचिंग कविताएं देश में बढ़ती असहिष्णुता या समाज में एक तरह की विचारधारा या मानसिकता थोपने की साजिश का पर्दाफाश करती है। अनेकता में एकता के प्रतीक इस देश में न उग्रवाद के लिए जगह है, न लिंचिंग जैसी घटनाओं के लिए। विघटनकारी शक्तियां यहाँ तहाँ सिर उठाती रहती है। कोई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है तो कोई गोडसे का महिमा मंडन करता है, जो स्वतः देश की तरक्की और शांति के लिए अनुचित है। देश में डर का माहौल खत्म करना होगा और सामाजिक समरसता पैदा करनी होगी। संग्रह की झूब कविता हमें गांव की ओर ले जाती है, जहां अभी भी कई लोगों के पास वर्षा से बचने के लिए छाता नहीं है, लेकिन अपनी समझबूझ का परिचय देते हुए वे बरसात के बछारों से बचने के लिए स्वयं की विकसित की गई तकनीक से खाली बोरे का झूब यानी बरसाती बना लेते हैं, जो उन्हें न केवल बारिश से बल्कि हवाओं से ही बचा लेती है। कई जगह गांव में वर्षा से बचने के लिए बांस के छाते या छतौड़े बनाने की प्रथा भी रही है। झूब का परिचय कराती कविता की पंक्तियां देखिए। अनाज या जिन्स के खाली बोरे को एक कोने से दूसरे तक धंसाकर सरल साधारण सी बुनावट में रच दी जाती है झूब, और बरसाती की शक्ल में एक सरल सा उपाय बौछारों के खिलाफ ओढ़ने ढकने को तैयार। रंजन जी गांव की संस्कृति में इस तरह रचे बसे हैं कि गांव की हर छोटी बड़ी बात को सहजता से अपनी कविता में ढाल लेते हैं। उनकी हूल कविता गांव की संस्कृति को सहेजती एक सुंदर कविता है। गांव में खेती के साथ पशुपालन भी एक मुख्य पेशा है। पशु है तो घास का जिक्र आना जरूरी है। लोग घर से कहीं दूर स्थित घासनियों से घास काटकर पशुशाला तक पहुंचाते हैं। घास के पूलों को कंधे पर ढोने के लिए विशेष प्रकार से बनाए गए लगभग 6 फुट लंबे नुकीले डंडे का प्रयोग किया जाता है, जिसे पहाड़ी भाषा में हूल कहा जाता है। हूल और घास में संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है, नहीं तो घास कभी भी एक और लुढ़क सकता है। ग्रामीण लोग इसे अपने अनुभव से बखूबी समझते हैं। गांव की संस्कृति को ही लेकर एक अन्य कविता है कुटुआ। घरों के पारंपरिक औजार या उपकरण धीरे धीरे आधुनिकता की भेंट चढ़ रहे हैं। कविता घरों में रस्सी बनाने के एक उपकरण कुटुआ के कबाड़ बन जाने पर अपने आंसू बहाती है। कुटुआ और कुटुआ से बनती रस्सियों को समर्पित ये पंक्तियां सुनिए। बुनता रहा हुनरमंद हाथों का हुनरमंद कुटुआ, खेत खलियान मवेशी घासनियों तक पसरे, किसान जीवन के तमाम रिश्तों की मजबूत डोरियां। जैसे शौर्य गाथाओं में स्त्री विमर्श की एक अत्यंत सुंदर कविता है। पितृसत्तात्मक समाज को अपने मनोरंजन, उत्साहवर्धन या फिर महिमा गान के लिए स्त्री की ही तो आवश्यकता पड़ती है। यानी महलों में गणिका, क्रिकेट में चीयर गर्ल, उड़ानों पर परिचारिका, फिल्मों में पेड़ों के इर्द गिर्द लहराती मादक नायिका, उत्सवों पर गाती नाचती आइटम गर्ल, जीत पर हार पहनाने व तिलक करने और हार पर आंसू पोंछने वाली औरत, आंखें नीचे रखने वाली औरतें ही पुरुष समाज को पसंद है। आंखों में आंखें डालने वाली नहीं, और आंखें दिखाती हुई
तो कतई भी नहीं। सुनो कवि। कविता कवि पर कटाक्ष करते हुए पूछती है कि आप मात्र कपोल कल्पनाओं में ही फंसे रहे हैं कि कभी मानवीय सरोकारों पर भी कुछ लिखा है। कविता की ये वानगी देखिए। सुनो रे कवि, करो जरा याद, कब रोए थे तुम, कितना हुआ समय, सचमुच कब रोए थे। लिख डाली हालांकि इतनी कविताएं ताज्जुब कहलाती कवि। दिन प्रतिदिन किताबें पढ़ने की आदत कम होने से कवि चिंतित है। किताबों को अपनी जल्दों में बंद रखना या पुस्तकालयों में कैद रहना कतई पसंद नहीं। वह चाहती है हाथ दर हाथ जाना, पाठकों से बतियाना। कवि किताब का सपना कुछ यूं बयां कर रहे हैं। चाहती है किताब बार बार रहे डोलती, हाथ दर हाथ बतियाती रहे, नजरों से स्पर्शों से रहे सिंकती। आत्मरंजन के पास न बहुत कुछ कहने को है, बल्कि कहने का एक सलीका है। उनका काव्य कौशल या काव्य शिल्प विलक्षण है। भाषा पर मजबूत पकड़, शब्दों की बनावट देखती बनती है। झूब, हूल, बयूल, पुटवा, बालियां, सांकले, जड़े, घास, घासनी, बुचके, थाली, मिट्टी, बावड़ी, सोना, चूल्हा, आग, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि कितने ही नए या नई तरह से प्रयुक्त प्रतीक और बिंब कविताओं में उभरकर सामने आते हैं, जो कविता और उसकी भाषा को स्थायीता या परिप्रेक्ष्यता प्रदान करते हैं। आत्मरंजन के इस संग्रह की सब कविताएं मानवीय सरोकारों से लैस है। वे मजदूर, किसान और वंचित के साथ खड़ी है। इनमें साधारण लोगों की सरलता है तो स्मार्ट कहे जाने वाले लोगों की कुटिलता भी। गांव का स्वच्छ वातावरण है तो शहर का विषैलापन भी। कविताएं कृषि और कृषक की आवाज बुलंद करती है तो स्त्री के सशक्तिकरण की भी। बच्चों की किताबों के बोझे की बात करती है तो उनके खिलौनों में हिंसक खिलौने आ जाने की चिंता भी। कवि समाज में बढ़ती असहमति और असहिष्णुता से चिंतित है। उनकी कविताओं में लिंचिंग जैसी घटनाओं पर रोष और आक्रोश है तो सामाजिक समरसता के लिए किए जाने वाले काम पर संतोष भी। कवि प्रदेश, देश और विश्व में घट रही घटनाओं से न केवल परिचित है बल्कि चिंतनशील भी है। कोरोना जैसी महामारी और लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों के अनिश्चित लॉकडाउन के चलते अपने वतन वापसी का करुण विवरण उनकी महापिपता कविता में मिलता है। कवि प्रार्थनाओं से अधिक पुरुषार्थ में विश्वास रखता है। प्रत्येक कविता कोई न कोई गहरा संदेश अपने में लिए हुए रंजन या मनोरंजन से ज़्यादा चिंतन की कविताएं हैं। आत्मरंजन के जीने के लिए ज़मीन काव्य संग्रह की समस्त कविताएं इस बृहद और विलक्षण कार्य के लिए आत्मरंजन को ढेरों सारी बधाई। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आत्मरंजन के काव्य संग्रह जीने के लिए ज़मीन की समीक्षा, जिसे लिखा सेवानिवृत्त IAS अधिकारी KR भारती जी ने। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और पुस्तक समीक्षा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।